darkest chapters in Oregon history. Osho, Acharya Rajneesh. Bhagwan Sri Rajneesh arrest. I am not higher than thou. I am just one of you. एक आदमी जिसे करोड़ों लोग भगवान मानते थे, लेकिन वही आदमी एक दिन FBI की नजरों में खतरा बन गया। उसका अपना शहर था, अपनी पुलिस, अपनी एयरलाइन, 93 रोल्स रॉयस कारें और हजारों भक्त। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 21 देशों ने उसे अपने यहां घुसने तक नहीं दिया? क्या वो सच में एनलाइटेंड मास्टर था या दुनिया का सबसे डेंजरस कल्ट लीडर? ये कहानी है ओशो की। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव कुचवाड़ा। यहीं जन्म हुआ चंद्रमोहन जैन का, जिसे दुनिया आगे चलकर ओशो के नाम से जानने वाली थी। बचपन से ही ओशो बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। जहां बच्चे खेलते थे वहां वो घंटों अकेले बैठकर सोचते रहते, कभी मौत के बारे में, कभी भगवान के बारे में और कभी इंसान के डर के बारे में। उनके पिता धार्मिक थे लेकिन दादा नास्तिक। घर में रोज भगवान की पूजा भी होती थी और भगवान को झूठ कहने वाले तर्क भी। शायद यही वजह थी कि ओशो ने बचपन से हर चीज पर सवाल करना शुरू कर दिया था। कम उम्र में ही उन्होंने कबीर, नानक, बुद्ध, गांधी, मार्क्स और फ्रायड जैसे लोगों को पढ़ डाला। लेकिन सिर्फ पढ़ा नहीं, चैलेंज भी किया। कॉलेज पहुंचते पहुंचते हालत ये हो गई कि प्रोफेसर उनसे डरने लगे। वो क्लास में ऐसे सवाल पूछते जिनका जवाब देना आसान नहीं था। एक प्रोफेसर ने तो प्रिंसिपल से साफ कह दिया था, या तो ये लड़का कॉलेज में रहेगा या मैं। ये तो झंझटों की बातें खड़ी करते, तुम यहाँ से छोड़ ही दो, दूसरे कॉलेज में चले जाओ। मैंने कहा मुझे कौन दूसरा कॉलेज भर्ती करेगा, गांव भर में मेरी बदनामी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आता है 21 मार्च 1953 को। जबलपुर का भंवरताल गार्डन, रात का समय, एक पेड़ के नीचे बैठा 21 साल का लड़का। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ओशो कहते हैं कि उस रात उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। उन्हें महसूस हुआ कि शरीर और आत्मा अलग हैं, मौत खत्म हो चुकी है। कुछ लोगों ने इसे आत्मज्ञान कहा, कुछ लोगों ने इमेजिनेशन। लेकिन उस रात के बाद ओशो बदल चुके थे। 1960 के दशक आते आते ओशो अब सिर्फ टीचर नहीं रहे थे। लोग उनके लेक्चर्स सुनने दूर दूर से आने लगे, क्योंकि वो बातें बोल रहे थे जो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. उन्होंने धर्म को चैलेंज किया, राजनीति को चैलेंज किया, गांधी को चैलेंज किया। लेकिन फिर उन्होंने सेक्स पर बोलना शुरू कर दिया और यहीं से पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया। आज ये सामान्य लग सकता है, लेकिन 1960 के दशक के भारत में खुलेआम सेक्स पर बात करना लगभग पाप माना जाता था। ओशो कहते थे, सेक्स को दबाओ मत, समझो, जितना दबाओगे उतना डेंजरस बनेगा। अब सोचिए, एक तरफ साधु संत ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ एक आदमी कह रहा था कि सेक्स भी मेडिटेशन का रास्ता हो सकता है। लोग शॉक हो गए, कुछ उन्हें पागल कहने लगे, कुछ जीनियस। लेकिन जितनी नफरत बढ़ी उतनी पॉपुलैरिटी भी। फिर आता है पुणे आश्रम और यहीं से कहानी डेंजरस होना शुरू होती है। दुनिया भर से लोग वहां आने लगे, अमेरिका से, यूरोप से, हॉलीवुड से। आश्रम किसी स्पिरिचुअल प्लेस से ज्यादा एक अलग दुनिया लगने लगा था। म्यूजिक, डांस, मेडिटेशन, थेरेपी सेशंस। लेकिन इन सेशंस में सिर्फ ध्यान नहीं होता था। लोग चिल्लाते थे, रोते थे, हंसते थे और धीरे धीरे सेक्सुअल फ्रीडम भी नॉर्मलाइज होने लगी। ओशो का कहना था कि इंसान जितना खुद को दबाता है उतना अंदर से टूटता जाता है। इंसान जितना खुद को दबाता है उतना अंदर से टूटता जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर इंसान को पूरी आज़ादी दे दी जाए तो क्या वो बेहतर बनेगा या बर्बाद हो जाएगा? धीरे धीरे पुणे आश्रम पर आरोप लगने लगे, ओपन सेक्स कल्चर, मैनिपुलेशन, मेंटल कंट्रोल। लेकिन इन सब के बावजूद लोग जा नहीं रहे थे, बल्कि हजारों नए लोग जुड़ रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों को पहली बार ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें जज नहीं कर रहा।
लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे ओशो भारत से निकलकर अमेरिका पहुंचे, कैसे रेगिस्तान के बीच उन्होंने अपना पूरा शहर बसा लिया, माँ आनंदशीला कौन थी और क्या ओशो एक एनलाइटेंड मास्टर थे, ये सब जानेंगे अगले पार्ट में।